टेस्ट 5 सेक्शन ई। देखिएगा, बीपीएससी पीटी में पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा क्वेश्चन आता है। हम लोग कुछ दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 इलेक्शंस विच मिनिस्ट्री डिड राजेंद्र प्रसाद सर्व इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान सभा 1946 के चुनावों के बाद मंत्रालय बना था, तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तो वो था फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका 67 बीपीएससी में आया हुआ है। तो 1 का सही ऑप्शन है सी। पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर कॉन्सिक्यूटिव 2 टर्म्स। निम्नलिखित में से किसने लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ऑब्वियसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है 2 का सही आंसर है ए। देखिए, राजेंद्र प्रसाद की कुल जो अवधि थी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो 12 साल था, 12 ईयर्स। इसको याद रखिएगा, इट वाज 12 ईयर्स। वो 12 साल तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे फॉर 12 ईयर्स, है ना, याद रखिएगा 12 ईयर्स। 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक, 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो वो है आपका 12 ईयर्स, 12 साल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था, तो सिवान जिले में जीरादेही नामक एक गांव है। जीरादेही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बर्थ प्लेस, जन्मस्थल रहा। 4 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फादर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम था महादेव सहाय श्रीवास्तव, उनके बड़े भाई का नाम था महेंद्र प्रसाद और उनके चाचा जी अंकल का नाम था जगदेव सहाय। क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फादर। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फादर वॉज महादेव सहाय श्रीवास्तव। कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता थे? महादेव सहाय श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है ए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदर। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की माँ थी, तो वो कमलेश्वरी देवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की माता जी थी। इन विच स्कूल डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टडी। तो मैट्रिक तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छपरा डिस्ट्रिक्ट स्कूल में ही पढ़े, फिर उसके बाद वो टीके घोष एकेडमी पटना में पढ़े। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शुरुआती पढ़ाई, प्रारंभिक पढ़ाई छपरा डिस्ट्रिक्ट स्कूल और फिर बाद में टीके घोष एकेडमी पटना में हुआ। तो 7 का सही ऑप्शन है ए और बी। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्रेजुएशन किए थे साइंस से 1902-1905 के बीच में। बिटवीन 1902 एंड 1905 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिड हिज ग्रेजुएशन इन साइंस। और उसका जब एग्ज़ाम दिए तब उनके कमेंट में लिखा गया था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। 8 का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन विच कॉलेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टडीड। तो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़े थे, साइंस से ग्रेजुएशन किए और एमए किए इकोनॉमिक्स में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टडीड इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। हिज ग्रेजुएशन वॉज इन साइंस एंड एमए वॉज इन इकोनॉमिक्स। 9 का सही आंसर है सी। 10, वाई डिड राजेंद्र प्रसाद रिफ्यूज टू ज्वाइन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। राजेंद्र प्रसाद ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की संस्था थी, इसमें प्रभावित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन शामिल नहीं हुए। क्या कारण था? पहला कारण था कि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे।
और उनकी माता जी का देहांत हो गया था और उनकी सिस्टर जो थी विधवा हो गई थी। तो ही डिड नॉट ज्वाइन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी दो ही वांटेड टू, बिकॉज फर्स्ट रीजन ही वांटेड टू परस्यू हिज एजुकेशन, हिज मदर डाइड एंड हिज सिस्टर बिकेम विडो। राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में शामिल होने से इनकार इसलिए किए वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उनकी बहन विधवा हो गई। 10 का है डी ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में जरा हम लोग बात करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो था ये पुणे में स्थापना हुई थी जून 12, 1905 में। सो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एक संस्था थी जिसकी स्थापना 12 जून 1905 को पुणे में हुई थी और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इस संस्था का काम था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का काम था कि एजुकेशन को प्रमोट करे, सैनिटेशन जो है, शुद्धिकरण, हेल्थ केयर, छूत अछूत के जो सामाजिक त्रुटियां थी उसको ख़त्म करे, ये सब चीज़ पे उनका काम करना था। इनका एक पब्लिकेशन भी था, अखबार भी था जिसको हम हितवद कहते हैं, है ना। ये आज भी आपके नागपुर से ये निकलता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी प्रभावित हुए थे, लेकिन वो इसको 3 कारण से ज्वाइन न कर सके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इकोनॉमिक डाटा है, इकोनॉमिक एजुकेशन पे जो हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं उसी के आधार पे अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द डिकेड 2021 to 31? 2020-21 के दशक के दौरान भारत में कामकाजी उम्र की आबादी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? वो है आपका 9.7 मिलियन पर ईयर। मैंने 2021-31 तक जो कामकाजी आबादी होगा भारत का वो है 9.7 मिलियन प्रति वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है ए। हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जो ITI कॉलेजेस आप देख रहे हैं उसके पीछे क्या सिद्धांत था, क्या प्रिंसिपल था और क्या क्या खामियां हैं, कुछ सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए क्वेश्चन है कि 2021-31 के जो दशक है इसमें जो वर्किंग एज है, कामकाजी जो वर्ग कहलाता है आबादी का, उसकी जो अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो 9.7 मिलियन प्रति वर्ष पर ईयर। व्हाट इज मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वर्किंग एज पॉपुलेशन। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन रिपीट हो गया 11-12। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बाणभट्ट कदंबरी में 64 कला के बारे में बात किए थे। वो कहते हैं कि वही व्यक्ति पढ़ा लिखा है जिसको 64 कलाओं का ज्ञान है। कहने का मतलब आप हिस्ट्री या साइंस पढ़ लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पाइप ठीक करने भी आना चाहिए, बिजली का काम भी आना चाहिए। यही फंडामेंटल है इंडिया में ITI कॉलेजेस का। तो क्वेश्चन नंबर 13 वही क्वेश्चन 13 ये पूछना चाहता है कि व्हाट डज गुड एजुकेशन कंप्राइजेज ऑफ एज पर बाणभट्ट कदंबरी? तो ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ, एनी पर्सन शुड हैव अ नॉलेज ऑफ 64 कलास। बाणभट्ट की कादंबरी के अनुसार अच्छी शिक्षा में क्या शामिल है? तो 64 कलाओं का ज्ञान। 13 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नई तालीम फिलॉसफी? नई तालीम एक दर्शन है ना, एक एजुकेशन का दर्शन है, एजुकेशन का फिलॉसफी इंडिया में। इसके कहने का मतलब है नई तालीम का कि हम लोग जो भी, मान लीजिए हम लोग ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या अपने नौकरी में इतिहास का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? कहने का मतलब है कि आप ज्ञान और काम दोनों चीज़ आपको सीखना चाहिए। स्कूल में यदि आप पढ़ रहे हैं तो स्कूल में टीवी बनाना भी सीखना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में भी जानना चाहिए और कंप्यूटर को बनाना भी जानना चाहिए। आप बिजली का काम भी सीख लें, साथ में जो बोर्ड का परीक्षा है वो भी दें।
तो नई तालीम फिलॉसफी का अर्थ होता है इट इज़ अ बेसिक एजुकेशन दैट कंसिडर्स नॉलेज एंड वर्क एज इनसेपरेबल एंटिटीज। नई तालीम दर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये एक बुनियादी शिक्षा है जो ज्ञान और कार्य को अविभाज्य संस्थाओं के रूप में मानती है। कहने का मतलब कि आप 12th पढ़े, उसके बाद IIT गए, मेडिकल गए, ये गए, तो 12th के बाद आप जो 12th तक ज्ञान अर्जित किए उसके पीछे भी एक फिलॉसफी है। लेकिन नई तालीम में कहती है कि सब चीज़ जो है एक साथ चलना चाहिए। इस चैलेंज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनुअल वर्क एंड इंटेलेक्चुअल वर्क। इसने मैनुअल वर्क और बौद्धिक कार्य के बीच के अंतर को चुनौती दी। ये बी भी सही है, बी भी आपका सही है। देखिए इसका मतलब क्या है, हम लोग पढ़ लिखते हैं तो फिजिकल काम करना नहीं चाहते हैं। कोई IIM से डिग्री लेता है, वो नहीं चाहता है कि कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल को गिने, क्योंकि एक मैनुअल वर्क हो गया, वो एक मैंने शारीरिक काम हो गया और उनकी इज्जत पे बात आ जाएगी। तो कोई भी पढ़ाई वैसी होनी चाहिए जिसमें कि आप फिजिकल वर्क और इंटेलेक्चुअल वर्क दोनों कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14 का भी सही है। एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट बिकेम द सेंट्रल पाइवट ऑफ एजुकेशन। शिल्प शिक्षा की केंद्रीय धुरी बन गई। नई तालीम व्यवस्था के अनुसार शिल्प शिक्षा तो है, शिल्प भी, क्राफ्ट्स को भी आप अच्छी तरह से जानें। तो 14 का सही ऑप्शन है डी। 14 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नई तालीम फिलॉसफी। नई तालीम दर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अ चाइल्ड शुड बी फिजिकली फिट, ये सही है। इंटेलेक्चुअली साउंड एंड स्किल्ड ह्यूमन बीइंग। कोई बच्चा आप क्लास में है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और कुशल इंसान है ना, हर एक कारीगरी में भी कुशल होगा, तभी उसका एजुकेशन कंप्लीट है, ये नई तालीम कहती है। तो ए सही है। बी, देयर शुड बी ए यूनिक ब्लेंड ऑफ थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वोकेशन। सैद्धांतिक जो किताब में पढ़ते हैं और अनुभव है ना, दोनों का मिश्रण आपके शिक्षा में होना चाहिए। बी भी सही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरह की बातें गांधी जी शुरू से कहते थे, जिसको हम लोग वार्धा मॉडल कहते हैं। इट रिसेंबल्स वार्धा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रोपोनेटेड बाय गांधी जी, ये सही है। ये गांधी जी द्वारा प्रतिपादित विकास के वार्धा मॉडल से मिलता जुलता है, ये सही है। तो 15 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शन। 15 का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, ऑल द ऑप्शन। अब देखिए, अब ITI की भारत में चालू जाती है नई तालीम के अनुसार। तो व्हेन वाज क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना कब शुरू की गई? तो 1950 से 1950 से 16 का सही ऑप्शन है ए। अंडर विच कैटेगरी डज वोकेशनल ट्रेनिंग फॉल्स, है ना, जो आप वोकेशनल ट्रेनिंग है किस श्रेणी में आता है? तो वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी समवर्ती सूची में। मतलब स्टेट भी इस पर बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। 17 का सही ऑप्शन है सी। चलिए अब नया सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कुछ जो है स्लोगन दिया गया है और कौन कौन दिया है उसके बारे में, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके BPSC में आता है। इनकलाब जिंदाबाद ये दिया गया है आपके भगत सिंह द्वारा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। क्विट इंडिया गांधी जी, भारत छोड़ो गांधी जी। तो 18 का सही ऑप्शन है ए। 18 का सही ऑप्शन है ए। 19 क्वेश्चन चलते हैं। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। डू और डाई, ये गांधी जी कहे थे। जय हिंद, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये दिया गया था। तो 19 का भी सही ऑप्शन है आपका ए। 19 का सही ऑप्शन है ए। अब है
20 पे चलते हैं। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस बोले तुम हमको मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। आराम आराम है, ये नेहरू जी द्वारा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। बैक टू द वेदास, चल वेदों की वेद की ओर, ये दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो इस क्वेश्चन का भी सही ऑप्शन है आपका ए। अब चलते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये दिया गया है बिस्मिल अजीमाबादी। 66 बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। एकला चलो रे, ये दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिया गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ए मेरे वतन के लोगों, ये स्लोगन दिया गया है कवि प्रदीप के द्वारा। तो इसका भी सही ऑप्शन आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज 4 युग ऑफ हिंदू थॉट? हिंदू दर्शन में 4 युग में बांटा गया। हिंदू दर्शन को जो युग है, समय काल, वो 4 भाग में बांटा गया है। पहला है कृता, दूसरा है त्रेता, तीसरा है द्वापर और चौथा है कलयुग कालयुग, जो अभी हम लोग चल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन हिंदू दर्शन के 4 युग हैं? तो कृता, त्रेता, द्वापर और काली। 22 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 23। एज पर क्रिश्चियन थियोलॉजी, माने ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार, ये जो संसार है भगवान द्वारा बनाया गया है, और वो डेट भी दी है कब बनाया गया है। 4004 ईसा पूर्व, 4004 BC। 23 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो प्री हिस्ट्री करेंगे, है ना, प्राग इतिहास। जब हम लोग को लिखना पढ़ना नहीं आता था, जब आदि मानव हंटर गैदरर थे, एक जगह से दूसरे जगह खाद्य पदार्थ, आवास, इसके लिए वो ज़्यादा घूमते थे। एक जगह से खाद्य इस्तेमाल करते थे, फिर उसको खाते थे, फिर कहीं और जाते थे। दे वे वॉन्डरर्स, है ना। हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी कहते हैं इसको, खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था हिंदी में। तो इतिहास को जनरली, जो प्राग इतिहास जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होता था, उसको स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं। फिर आपका मेटल्स का ज्ञान हुआ तो ब्रॉन्ज एज और आयरन एज आया। तो हिस्ट्री को जनरली आप देखिएगा कि पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग कहते हैं। जैसे कि वैदिक एज है इंडिया में, जो वैदिक एज आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज में, वो आयरन एज है। ब्रॉन्ज एज, आप जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब हम लोग टेस्ट सीरीज में करेंगे तो वो है ब्रॉन्ज एज। तो स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज, इस तरह का युग, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, ये सिस्टम, ये शब्द कौन लेके आया? हु हैज़ कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज? पाषाण युग, कांस्य युग और लौह, ये 3 युग प्रणाली किसने लेके आया? तो लेके आने वाले में इनका है सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन कोपेनगम में यही एक 3A सिस्टम लेके आए, जो कि नॉर्थ यूरोप को स्टार्ट हुआ था, उत्तरी यूरोप, नॉर्थ यूरोप से,
जो कि युग को स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में डिवाइड किए। 24 का सही ऑप्शन है ए। 25 हम लोग प्राग इतिहास की बात करते हैं, प्री हिस्ट्री की बात करते हैं। और प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि इतिहास का वो भाग जहाँ पे हम लोग को साक्ष्य जो मिलता है वो खुदाई से मिलता है, आर्कियोलॉजी से मिलता है। कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, मीन्स दे कैन नॉट राइट, नथिंग वॉज इन रिटन। तो वो ऐसे हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या होता है इसका आगे हम लोग डिफरेंसेस किसी और टेस्ट सीरीज में बहुत विस्तार पूर्वक करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री है, वैदिक हिस्ट्री है कि प्रोटो हिस्ट्री है, मॉडर्न एज हिस्ट्री है कि प्री है, आपका जो स्टोन एज है प्री हिस्ट्री क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग आगे अलग टेस्ट सीरीज में बात करेंगे। लेकिन चूंकि कुछ हम लोग दूसरे कुछ कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं कि हु आर क्रेडिटेड विद द एक्चुअल बर्थ ऑफ प्री हिस्ट्री। तो जब हम लोग प्री हिस्ट्री की, प्राग इतिहास की बात करते हैं तो 3 लोगों का नाम सामने आता है, जोसेफ प्रेस्टविच, ह्यूग फैल्कनर और जॉन इवांस। सो द एक्चुअल बर्थ ऑफ प्री हिस्ट्री जो स्टोन एज की हम लोग बात करते हैं, इसका श्रेय जोसेफ प्रेस्टविच, ह्यूग फैल्कनर और जॉन इवांस को ही जाता है। 25 का सही ऑप्शन है बी, सी और डी। 26 बहुत पहले ये हिस्ट्री का डेवलपमेंट था। हम लोग जो 3 युग प्रणाली, हम देखिए कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं, फिर आपको हम एक्चुअल प्री हिस्ट्री, वर्ल्ड की प्री हिस्ट्री और इंडिया के प्री हिस्ट्री में ले चलेंगे, प्रागैतिहासिक काल भारत का और वर्ल्ड का ले चलेंगे, ह्यूमन का एवोल्यूशन, मानव जाति का कैसे कैसे वृद्धि हुआ है, वो सारा कुछ आपको डिटेल में हम ले चलेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाइए। तो हिस्ट्री और बायोलॉजी जो है बहुत हद तक दोनों का अध्ययन साथ साथ गया है। तो जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री की बात होती है। 3 एज सिस्टम हम लोग बात करते हैं, स्टोन एज बात करते हैं। साथ साथ बायोलॉजी में भी इस तरह का युग प्रणाली की बात की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 26 वही है कि विच बुक सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ 3 एज सिस्टम। 3 युग प्रणाली के सिद्धांत का समर्थन किस पुस्तक ने किया। देखिए, जब एक तरफ यूरोप में, खास करके नॉर्थ यूरोप में बात हो रही थी कि शुरू जब मानव आए, आदि मानव जो हमारे एबॉरिजिन्स आए, वो स्टोन एज था, हंटिंग गैदरिंग था, फिर उनको मेटल मिला, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन आया, आयरन आया, फिर एग्रीकल्चर बढ़ा, ये सब सारा चीज़ जो है हिस्ट्री में डेवलप हो रहा था। और हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे, युगों की बात कर रहे थे। उसी समय चार्ल्स डार्विन का भी एक किताब आया ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। सो द क्वेश्चन है कि विच बुक सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ 3 एज सिस्टम। उसका सही ऑप्शन है बी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। 3 युग प्रणाली के सिद्धांत का समर्थन किस पुस्तक ने किया, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। 27 हु डिस्कवर्ड मद्रास इंडस्ट्री इन 1863। अब देखिए मद्रास इंडस्ट्री है क्या। पहले तो मद्रास इंडस्ट्री की बात करें कि मद्रास इंडस्ट्री को 1863 में कौन खोजा, तो वो खोजने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। रॉबर्ट ब्रूस फूटे। 27 का सही ऑप्शन है ए। 27 का सही ऑप्शन है ए, ये ध्यान रखिए, है ना। 27 का सही ऑप्शन है आपका ए। जब ये कॉन्सेप्ट नॉर्थ यूरोप में, है ना, उत्तरी यूरोप में जब ये कॉन्सेप्ट चल रहा था 3 एज सिस्टम का, पाषाण युग, कांस्य युग, लौ युग, पूरा पाषाण युग का साक्ष्य हम लोग को 1863 में मद्रास के पास मिला। और ये पूरा पाषाण का जो साक्ष्य हम लोग को, पैलेलिथिक एज का जो एविडेंस हम लोग को मद्रास में 1863 मिला, ये रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा मिला। कहने का मतलब कि जिस तरह से नॉर्थ यूरोप में हिस्ट्री डिवाइडेड था, पूरा पाषाण, फिर आपका कांस्य युग, लौ युग, उसी तरह इंडिया में भी हम लोग पैलेलिथिक साइट्स इस तरह से मिलना चालू हो गया। और चूंकि पहला पैलेलिथिक साइट मद्रास के पास मिला,
स्टोन एज, पत्थर के वो लोग यहाँ के आदि मानव पत्थर के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, इक्विपमेंट बनाते थे, इसलिए इसका नाम मद्रास इंडस्ट्री पड़ गया। 27 का सही ऑप्शन है आपका ए। 27 का सही ऑप्शन है ए। एक कॉन्सेप्ट है फोर फोल्ड स्टोन एज सीक्वेंस। फोर फोल्ड स्टोन एज सीक्वेंस, 4 पाषाण युग अनुक्रम। ठीक है, तो इसको देखिए क्या होता है। पहला होता है ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण युग। डिटेल में नोट्स के साथ, डायग्राम के साथ हम अलग टेस्ट सीरीज बना हुआ है उसका, उस पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि इस पे क्वेश्चन है आपको बता दें। तो जो पाषाण युग है, पहला है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग को आप 3 भाग में बांटते हैं। फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, फिर अंत में आता है न्यूलिथिक यानी नव पाषाण युग। बहुत सारे हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट मध्य पाषाण युग नहीं मानते हैं। 4 फोल्ड स्टोन एज का मतलब होता है पहला पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को आप 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, अपर, मिडिल, लोअर, फिर मेसोलिथिक आता है, फिर न्यूलिथिक आता है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो नहीं मानते हैं मेसोलिथिक को, तो उसको 4 फोल्ड स्टोन एज सीक्वेंस होता है। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि वेयर वॉज 4 फोल्ड स्टोन एज सीक्वेंस आइडेंटिफाइड इन इंडिया। भारत में 4 पाषाण युग अनुक्रम की पहचान कहाँ की गई, मतलब जहाँ पे पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण युग, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग और नियोलिथिक यानी नव पाषाण युग, ये कहाँ पाया गया। तो इसका सही आंसर है कर्नूल। कर्नूल है आंध्र प्रदेश में। तो 28 का सही ऑप्शन है ए। 28 का सही ऑप्शन है ए। अब आ जाइए 29। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इंडियाज 4 फोल्ड स्टोन एज सीक्वेंस। निम्नलिखित में से कौन भारत के 4 पाषाण युग अनुक्रम में शामिल है। तो वो है पैलियोलिथिक, इंग्लिश में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, यानी 29 का सही ऑप्शन है ए। और हिंदी में निम्नलिखित में से कौन भारत के 4 पाषाण युग अनुक्रम में शामिल हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो 29 का सही ऑप्शन है ए। 30 मैमल्स। अब देखिए, ये चूंकि आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हम लोग स्टोन एज पढ़ेंगे तो ह्यूमन का, मानव जाति का वृद्धि भी पढ़ेंगे, विकास भी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, इसीलिए इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। बायोलॉजी और आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री को साथ साथ लेके चलिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है विच इज द मोस्ट डाइवर्स ऑर्डर ऑफ मैमल्स। ऑर्डर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, आप सब सुने होंगे। तो मैमल्स यानी स्तनधारी में सबसे विविध गण कौन सा है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा ग्रुप है जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को वैरायटी मिलता है। तो वो है आपका प्राइमेट्स। तो 30 का सही ऑप्शन है ए, प्राइमेट्स। ये सब देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सब प्राइमेट्स का उदाहरण है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये जो ऑर्डर प्राइमेट्स है, मैमल्स का जो ये ऑर्डर है, मैमल्स का ये जो गण है, स्तनधारियों का जो गण है, प्राइमेट्स में कौन कौन आता है। तो प्राइमेट्स में आता है लेमूर, लोरिसेस, टार्सियाज, मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स, यानी ऑल द ऑप्शंस। 31 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन ऑर्डर गण प्राइमेट्स में शामिल हैं। लेमर्स और लॉरिस, टार्सियर बंदर और वानर, सी मनुष्य, यानी सभी विकल्प। तो 31 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 31 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। चलिए अब 32 पे चलते। ये सब देखिए, ये आपके जो हैं ये एग्जाम्पल है आपका प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स का ये सारा प्राइमेट्स का ही उदाहरण है ना, जिसको कि आप लेमूर कहें या मंकी कहें, येप कहें, ह्यूमन कहें, तो ये सारा प्राइमेट्स ही है। 32 देखिए, जब मानव जाति अपने पर्यावरण में, वातावरण में अस्तित्व में आया तो वो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ ढूंढना चालू कर दिया। कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा, कहाँ उनको आवास रहेगा,
ये सब धीरे 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 ये सब वो चालू कर दिए। आज भी हम लोग क्या है, खोजी पंडित है, खोजने की कोशिश करते हैं। अब धरती धरती रहा, अब हम लोग स्पेस में भी जाने की सोच रहे हैं, और स्पेस में जाने के लिए रहने की सोच रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसी पे क्वेश्चन है। आप यदि किताब ए.एल. बाशम किताब पढ़िएगा, है ना, ए.एल. बाशम जो कि यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा किताब माना जाता है, खास करके कल्चरल इंडिया का कल्चरल पार्ट के लिए। तो ए.एल. बाशम में ये स्टेटमेंट है, ए.एल. बाशम के किताब से ये लिया गया है, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म एन एग्रेसिव एटीट्यूड टू हिज एनवायरनमेंट। अपने पर्यावरण के प्रति आक्रामक रवैया शब्द को किसने गढ़ा है? तो गॉर्डन चाइल्ड जो हैं ये बोले ह्यूमन बीइंग जैसे ही आने लगे आए, वो तुरंत अपने एनवायरनमेंट में एग्रेसिव हो गए, है ना, एक आक्रामक रवैया अपनाने लगे अपने पर्यावरण के तहत। तभी तो आज हम लोग को पर्यावरण का प्रॉब्लम है। तो 32 का सही आंसर है ए, 32 का सही आंसर ए, गॉर्डन चाइल्ड। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो 32 में हम लोग पढ़े हैं एग्रेसिव एटीट्यूड टू हिज एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय एग्रेसिव एटीट्यूड टू हिज एनवायरनमेंट, जो गॉर्डन चाइल्ड बोले, अपने वातावरण के लिए आक्रामक रवैया का अर्थ क्या है? तो पहला है टू ग्रो मोर फूड क्रॉप्स। मानव जाति जैसे अस्तित्व में है, पहले खाने का, फल का, सब्जी का, ये सब चीज के बारे में उनको जैसे ही जानकारी मिला, पहला काम किए कि भैया ज्यादा से ज्यादा फसल लगाओ। दूसरा टू मेक पॉट्स, वो देखे कि ज्यादा ज्यादा खाना तो हो गया, इसको रखेंगे कहाँ? तो बर्तन, दूसरा काम किए वो लोग बर्तन, पॉट्स। फिर टू टेम डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब कि अब सब कुछ हो गया, अब उनको जानवर के लिए, है ना, जानवर को देखना है कि कौन से जानवर का क्या इस्तेमाल है, और वो उसको जो अपने अनुसार इस्तेमाल करे। और चौथा है कि अब पेट भर गया, और जब पेट भरने के बाद उनको चाहिए कपड़ा, है ना, तो रोटी हो गया, अब चाहिए कपड़ा। एक बार कपड़ा हो गया तब उनको चाहिए सुंदरता, है ना। तो पहले क्या करते थे, पत्थर के छोटा छोटा, आज जो हीरा सोना का देखते हैं, उस समय पत्थर का छोटा छोटा ये लोग अमुलेट्स और ये सब बना के, बैंगल चूड़ी बना के पहनते थे। तो एग्रेसिव एटीट्यूड टू हिज एनवायरनमेंट का मतलब होता है, सारा ऑप्शन यानी सही ऑप्शन है डी, 33 का सही ऑप्शन है डी। अपने वातावरण के लिए आक्रामक रवैया से क्या अभिप्राय है? खाद्य फसलों को उगाने के लिए ज्यादा ज्यादा खाद्य फसल उगाएं, ये शुरू से ये सही है मानव जाति के लिए। दूसरा, खाना ज्यादा हो गया तो बर्तन बनाइए, बर्तन हो गया तब देखिए जानवर किसको आप क्या काम में ला सकते हैं। एक बार सब चीज हो गया खाने वाला काम, तो कपड़ा पहनना, तो फिर उसको जरा अच्छा सुंदरता गहना पहनना। तो 33 का है सही ऑप्शन डी, सभी विकल्प। देखिए इस मैप को देखिए, ये मॉडर्न पाकिस्तान है, और ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र पिंक वाला, ये आपका बालूचिस्तान है, और ये आपका लोअर सिंध है, या निचला सिंध इलाका इसको हम लोग कहते हैं। तो चलिए जरा इस पे क्वेश्चन है, वेयर डू वी फाइंड द अर्लीस्ट रिमेन्स ऑफ एग्रीकल्चर विलेजेस इन इंडिया? भारत में कृषि गांवों का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला है? यानी वो जगह बताइए जहां सबसे पहले खेती चालू हुआ और खेती के आधार पे लोग बसने लगे और गांव का निर्माण हुआ। तो वो आपका जो मैप में देखें, बालूचिस्तान और लोअर सिंध, यानी बालूचिस्तान और निचला सिंध। तो 34 का सही ऑप्शन है सी। अब एक और चीज, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग आज देखते हैं, उसका जो समय अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है, 2600 BC टू 1900 BC है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन एकाएक अर्बन सिविलाइजेशन शहर के रूप में नहीं बस गया, इससे पहले भी है, और शहर के बाद फिर से ये गांव की ओर गया। तो मेन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इससे पहले इसका कुछ फिल्म का कास्टिंग भी है, और दी एंड के बाद भी कोई स्टोरी है। इसलिए देखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात होती है तो एक डेट दिया जाता है 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व। लेकिन जो मेन 2600 BC से 1900 BC, ये मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इससे पहले जो है अर्ली हड़प्पन एज है, जो हम पूर्व में कहते हैं हड़प्पा से पूर्व,
और इसके बाद 1900 के बाद हड़प्पा के बाद का काल है। अब ये चीज हम लोग क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन है प्री हड़प्पन कल्चर पे, यानी हड़प्पा से पहले वाला संस्कृति। तो उसी पे एक संस्कृति है आमरी नल कल्चर। आमरी नल कल्चर, अभी जो हम लोग मैप देखे बालूचिस्तान और सिंध, तो उसी बालूचिस्तान और सिंध पे देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद अमरी नाल कल्चर। तो सिंध है, बालूचिस्तान है, और वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है कुनाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अमरी नल संस्कृति से जुड़ा है? सिंध, बलूचिस्तान और कुनाल, यानी 35 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। राइट स्टूडेंट्स, अब चलिए ये देखिए, इस एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये एरिया जो है अमरी नाल कल्चर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स आर एसोसिएटेड विद अमरी नाल कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा काल अमरी नाल संस्कृति से जुड़ा हुआ है? तो अमरी नाल संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता से पहले आया, और कहां आया बच्चों? ये बालूचिस्तान और सिंध इलाका में आया, याद रखिएगा। और इसका समय क्या है? 4th and 3rd मिलेनियम बीसी, चौथी और तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व। तो 36 का सही ऑप्शन क्या हुआ? ए। अब देखिए, आमरी नाल जो संस्कृति है जो हड़प्पा से पहले आया बालूचिस्तान और सिंध में, उसका सबसे पहला जगह कौन सा खोजा गया, या हम लोग को कौन सा जगह मिला जो हम लोग कह सकते हैं कि अमरी नाल संस्कृति का सबसे प्राचीन स्थल है? विच इज द अर्लीस्ट साइट ऑफ आमरी नाल कल्चर? तो वो है बच्चों आपका कुनाल। 37 का है सही ऑप्शन ए। अमरी नाल संस्कृति का सबसे प्राचीन स्थल है कुनाल। 37 का सही ऑप्शन है ए। 38, अब देखिए कि एक हम लोग को सील मिला है, मोहर मिला है ना, जिसमें 2 हिरन हैं। मैंने अमरी नाल संस्कृति का हम लोग को सील मिला है, मोहर मिला है, बटन जैसा, जैसे बटन होता है ना, उसी तरह का मोहर मिला है, और जिसमें 2 हिरन हैं। क्वेश्चन नंबर 38 वही है, वेयर बटन सील्स ऑफ अमरी नाल कल्चर विद पिक्चर्स ऑफ 2 डियर्स फाउंड। तो इट इज इन कुनाल। अमरी नाल संस्कृति की बटन जैसी मोहरें कहाँ मिली हैं जिसमें 2 हिरणों के चित्र थे? वो है आपका कुनाल। 38 का है सही ऑप्शन ए। 38 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए एक और कल्चर है हड़प्पा, जो 2600 ईसा पूर्व है ना, 2600 बीसी है, लेकिन उससे पहले एक और कल्चर है, और उसको हम लोग कहते हैं कोट डीजी, है ना। तो कोट डीजी कल्चर पे जरा 1-2 लाइन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कोट डीजी? इट वॉज द फोररनर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले था, और इसका सबसे पहला जो साइट है वो हम लोग को 3300 ईसा पूर्व 3300 बीसी का है, और ये कोट डीजी कहाँ पे है? ये सिंध में है, ये सिंध में है। तो 39 का सही ऑप्शन है डी। निम्न में से कौन कोट डीजी के लिए सही है? सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत है, मैंने उससे पहले ये थे भाई साहब, ये संस्कृति। मैंने सिंध इलाका में आप कहिए तो बलूचिस्तान वाले एरिया में अमरी नल, और सिंध वाले एरिया में कोट डीजी, और यही सब आगे बढ़ के हड़प्पा सभ्यता बना, इंडस वैली सिविलाइजेशन बना। तो निम्न में से कौन कोट डीजी के लिए सही है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत है, प्राचीन स्थल 3300 ईसा पूर्व का है, और ये सिंध प्रांत में स्थित है। सही ऑप्शन सभी विकल्प। तो 39 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये देखिए, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये सब कल्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक कोट डीजी एज अ सेपरेट कल्चर? हम लोग बात करते हैं कि कोट डीजी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता आया, लेकिन कुछ तो अंतर था। कोट डीजी और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या अंतर था? पहला अंतर था कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर नॉट यूज्ड, है ना। हड़प्पा में कॉपर और ब्रॉन्ज देखते हैं, इसमें कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हड़प्पा में जो घर बनता था, हाउसेज वे मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, मीट को जला के,
और यहाँ पे जो हाउस बनता था अनबेक्ड मड ब्रिक्स का बनता था, और यहाँ पे स्टोन का जो है औजार मिलता था, स्टोन का पत्थर का बना हुआ आपको तीर मिलता है। यूज ऑफ लिथिक मटेरियल्स एज एरोहेड्स। तो 40 का सही ऑप्शन है डी। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कोट डीजी को एक अलग संस्कृति बनाती है? इसलिए क्योंकि हम लोग एक तरफ हड़प्पा में देखते हैं कि तांबे और कांस का उपयोग हो रहा है, कोट डीजी में तांबे और कांस का उपयोग नहीं किया गया था, तो ये सही ऑप्शन है। हम लोग हड़प्पा में देखते थे जली हुई मिट्टी मिट्टी को पका के ईंट बनता था, कोट डीजी में कच्ची मिट्टी का ईंट बनता था। और जो हम लोग कोट डीजी में तीर देखते हैं उसका जो नुकीला भाग है वो पत्थर का बना होता था, जो कि हम लोग को हड़प्पा में नहीं मिलता है। तो ये 3 कारण से हम लोग कह सकते हैं कि कोट डीजी ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से पहले का है, लेकिन इसकी अपनी एक विशेषता थी, इसकी अपनी एक स्पेशलाइजेशन था, इसका एक अलग एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स था। तो 40 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। चलिए 41 देखें। Which of the following characteristics of कोट डीजी shows that it was integrated into the हड़प्पन कल्चर? अभी हम लोग देखें कि कोट डीजी और हड़प्पा में क्या भिन्नता है। क्वेश्चन नंबर 41 ये पूछ रहा है कि ठीक है, अब ये बताओ कोट डीजी और हड़प्पा में क्या सिमिलैरिटी है, या कैसे कोट डीजी धीरे धीरे हड़प्पा के संस्कृति में आ गया। तो प्रेजेंस ऑफ सिटाडेल्स, हम लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो महत्वपूर्ण भवन बिल्डिंग थे हड़प्पा में वो दुर्ग पे बने होते थे, सिटाडेल पे बने होते थे, तो यहाँ भी हम लोग को मिलता है, यानी दोनों में समानता। फिर हम लोग को जो घड़ा मिलता था, मिट्टी का बर्तन मिलता था, पॉटरी मिलता था, उसमें डिजाइन वैसा ही था जो कि हड़प्पा का था, बी भी सही है। रिमेन्स ऑफ टॉय कार्ट फाउंड, यहाँ पे जो है गाड़ी का जो खिलौना मिलता था वो भी हम लोग को मिला, जो हड़प्पा में मिला। तो 41 का डी, 41 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। कोट डीजी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दर्शाती है कि इसे हड़प्पा संस्कृति में एकीकृत किया गया था? गढ़ों की उपस्थिति, डिजाइन के साथ मिट्टी के बर्तन और खिलौना गाड़ी के अवशेष मिले हैं। तो 41 का सही ऑप्शन है डी, 41 का सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 से हम लोग सोर्स पे बात करेंगे, कहने का समझाते हैं। मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ने के लिए कुछ स्रोत हैं, कुछ किताबें हैं, तो उसी पे हम लोग का डिस्कशन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कामिलुत त्वारिख किसके द्वारा लिखा गया है? इब्नुल आसिर, इंग्लिश हिंदी दोनों है। तारीखे जहान अटा मलिक और तारीखे गुजिदा हमदुल्ला मुस्तफ़ी काजविनी, याद रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव्स अस, हम लोग मध्यकालीन इतिहास में हैं, इसका इंट्रोडक्शन, जब भी कुछ इंट्रोडक्शन हिस्ट्री में जब भी कुछ इंट्रोड्यूस हो तो पहले आपको स्रोत जानना चाहिए, सोर्स, कि कहाँ से हम लोग को ये सब बातें मालूम चली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट इल्तुतमिश मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट कुबाचा इन 1227 AD? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हमें 1227 ईस्वी में कुबाचा के खिलाफ इल्तुतमिश सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो नूरुद्दीन मोहम्मद औफी का लेखन है, किताब है, ही इज द ऑथर ऑफ जवामिउल हिकायत, और यही से हम लोग को मालूम चलता है कि इल्तुतमिश जो है कुबाचा के अगेंस्ट में 1227 में मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे। तो 43 का सही ऑप्शन है डी। 44, छछनामा, जब नाम सुने होंगे छछनामा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ छछनामा? बहुत फेमस ये किताब है। छछनामा के वैकल्पिक नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला है फतेह नामा सिंध और दूसरा है तारीखे अल हिंद वा सिंध। तो 44 का सही ऑप्शन है ए और बी। 45, व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ छछनामा? छछनामा की मूल भाषा क्या थी? तो छछनामा की मूल भाषा अरेबिक, अरबी।
45 का सही ऑप्शन है ए। 46 हु ट्रांसलेटेड चचनामा इनटू पर्शियन लैंग्वेज। चचनामा जिसका कि मूल भाषा अरबी था, उसको फारसी भाषा में कौन ट्रांसलेट किया? अली कूफी। अली कूफी। 46 का सही ऑप्शन है डी। 47 हु इज द ऑथर ऑफ तबाकत ए नासरी। तबाकत ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। तबाकत ए नासरी के लेखक है मिनहाज उस सिराज। 47 का सही ऑप्शन है ए। 48 हु ट्रांसलेटेड तबाकत ए नासरी इनटू इंग्लिश। तबाकत ए नासरी को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? उनका नाम है रावर्टी। रावर्टी। 48 का सही ऑप्शन है ए। 49 विच इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम तबाकत ए नासरी। तबाकत ए नासरी से हमें कौन सी जानकारी मिलती है? हम लोग को दिल्ली सल्तनत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत अप टू 1260 AD। मीन्स विच इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम तबाकत ए नासरी? तो हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत अप टू 1260 AD। तबाकत ए नासरी से हमें कौन सी जानकारी मिलती है? तो 1260 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का इतिहास। 49 का सही ऑप्शन है बी। हु इज द ऑथर ऑफ तारीख़ मोहम्मदी। तारीख़ ये मोहम्मदी के लेखक कौन है? मोहम्मद बिहामद खानी। मोहम्मद बिहमद खानी। 50 का सही ऑप्शन है ए। 50 का सही ऑप्शन है ए। 51 हु इज द ऑथर ऑफ तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो शम्स ए सिरफ दो आपको मिलेगा किताब ये। एक है शम्स ए सिरफ सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ, और दूसरे हैं जियाउद्दीन बर्नी। तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक दो हैं, शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी। 51 का है ए और बी। बच्चों ये सब स्रोत है ना, ये सब स्रोत है जिससे कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो एज अ स्टूडेंट यू शुड नो द सोर्सेज। जब भी हिस्ट्री पढ़े पहला काम कीजिए कि कहाँ से स्रोत मिला, व्हाट इज द सोर्स। तो चलिए इसके साथ ही टेस्ट 5 का सेक्शन ई कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।